चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई फर्स्ट सेमेस्टर के स्पेसिमेन सैंपल पेपर। ठीक है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। देखिए बहुत आपको इससे पैटर्न समझ में आ जाएगा और एक बार आप समझ जाओगे कि किस तरह से आईसीएसई ने इस बार का एग्जाम कंडक्ट करने का पूरा प्रोसेस किया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन डील करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सेक्शन ए में आपको टोटल 16 क्वेश्चंस दिया हुआ है और सभी का मार्क्स है एक एक नंबर का। ठीक है, तो आपका टोटल क्वेश्चंस हो गया 16 क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए सॉल्व करना ही स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है करना नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3:1, अगर मेरा मैट्रिक्स ए है 3:2 का ऑर्डर का और मैट्रिक्स बी है 2:2 का ऑर्डर का, ठीक है, देन मैट्रिक्स ए बी, जब हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तब कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। तो देखो हम लोगों ने बताया था, ये जब हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था सबको कि हम लोग ऑर्डर इस तरह से चेक करते हैं। अगर मान लो 3:3 और दूसरा का ऑर्डर है 4:3, कहने का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो, ठीक है, ये अगर मैच नहीं किया तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये मैट्रिक्स कॉम्पैटिबल है कि नहीं मल्टीप्लाई होने के लिए, इसका प्रोडक्ट फाइंड होने के लिए, तो क्या होगा आंसर, ये आप देख लो। सबसे पहले क्या ये कॉम्पैटिबल है अगर इस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता तो नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इसका कॉलम और इसका पीछे वाले का रो मैच नहीं किया। अब आप इसमें बताओ क्या इसमें नंबर ऑफ इसका कॉलम और इसका रो मैच कर रहा है, तो यह क्या ये कॉम्पैटिबल है? बिल्कुल है। अगर ये कॉम्पैटिबल है तो मैंने बताया था अगर कोई मैट्रिक्स कॉम्पैटिबल हो जाए, मान लो 3:3 और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3:5, इससे हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी चेक करते हैं और ये आगे वाला जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर ये होगा, यानी कि 3:5, यानी कि इस जो ए बी मैट्रिक्स है, ए और बी का प्रोडक्ट है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ रोज होगा 3 और नंबर ऑफ कॉलम होगा 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ए बी का मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा 3:2। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ये कर दिए। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है मेरे को, देखो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना सीखना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखना, ठीक है, तभी बाकी कर पाओगे। इसमें बोला है द परसेंटेज शेयर ऑफ SGST, बहुत बार ट्रिक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेट GST अगर लगेगा टोटल GST फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल, अगर इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब पता है सबको। ठीक है, क्या होता है, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ठीक है, इंटर में मैंने बताया था जब दो सिटीज को, जैसे इंटरसिटी ट्रेन चलता है, दो सिटीज को जोड़ने वाला ट्रेन इंटरसिटी ट्रेन कहलाता है एक तरह से। तो उसी तरह इंटर स्टेट सेल्स क्या कहलाएगा, जब कोई सेल्स दो अलग अलग स्टेट के बीच में हो रहा हो। और इंट्रा मतलब क्या हो जाएगा, जब सेम स्टेट के बीच में कोई सेल हो रहा हो। तो सेम स्टेट में, इंटर में क्या, अगर मान लो यहाँ पे बोल देता इंटर स्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल, तब क्या ऑप्शन स्टेट को कुछ भी मिलता है, उस केस में SGST एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो इसीलिए वहां पे 0% SGST होता। ठीक है, अगर बोलते तो, लेकिन क्योंकि यहाँ इंट्रा बोल दिया यानी कि जो भी GST है वो आधा जाएगा किसके पास, सेंट्रल के पास, और आधा जाएगा किसके पास, स्टेट के पास। तो यानी कि सीधा सा बात है, मेरे स्टेट को कितना मिलेगा, 50% ऑफ द टोटल GST। मान लो 1000 का कोई सामान था, उस पर 10% का GST लगा दिया, तो 10% ऑफ 1000 इज ₹100। तो अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो उस 100 रुपीज का GST में ₹50 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और ₹50 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। वेरी गुड, तो यहां ऑप्शन क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट को इंट्रा में कितना मिलता है, 50%। क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD। ठीक है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। यहां पे ये लाइन AB DC के साथ पैरेलल है।
देन द ट्रायंगल सिमिलर टू AOB। तो आपको बताना है बाबू कि ये AOB किसके साथ सिमिलर है। ऑब्वियस सा बात है, AOB देखो सबसे पहले क्या कर लो ना, एंगल देख लो, क्या ये एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है तो इस एंगल के साथ इक्वल है, और क्या ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि ये वाला एंगल जो है ये इसके साथ वर्टिकली अपोजिट से इक्वल है। ऐसे तो सभी एंगल मैंने दिखा दिया, दिस वन एंगल BAO इज इक्वल टू OCD, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल से। देखो Z बनाता है कभी भी तो ये एंगल और ये एंगल ये पैरेलल होना चाहिए सबसे पहला, ठीक है। ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट साइड में, वो जो ट्रांसवर्सल पार हो रहा है उसके ऑल्टरनेट साइड में, ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और ये एंगल ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, ऑल्टरनेट साइड में है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल से और ये भी ऑल्टरनेट एंगल से। और आप ये भी बता सकते हो, ऐसे तो सिमिलैरिटी के लिए 2 एंगल मिल गया काफी है, ठीक है, पर यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, तीनों में से कोई 2 का यूज करके इसको आप बता दोगे। तो देखना, ए से कौन कॉरेस्पॉन्ड किया, C, B से कौन कॉरेस्पॉन्ड किया, D, तो यानी कि और O से O, यानी कि अगर ये AOB नाम है तो इसका हम लोग क्या देंगे, COD। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सही हुआ, COD, ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस देखो और समझो कि किस तरह से क्वेश्चन देखना है, किस तरह से समझना है, ठीक है। अब हमारा 4th क्वेश्चन बोल रहा है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16। मीन प्रपोर्शन याद है क्या बोलते थे, अगर कोई चीज मान लो A इज टू B इज टू C, मीन प्रपोर्शन कब कहलाएगा, ये अगर मीन प्रपोर्शन होता है तो यानी कि A बाई B इज इक्वल्स टू B बाई C। A बाई B एक बार लिख देंगे, फिर से B के साथ C को लिख देंगे, यानी कि मेरा एक फॉर्मूला बन गया, B एक तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और AC एक तरफ आ जाएगा, यानी कि B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, मीन प्रपोर्शन में हमेशा याद रखना मिडिल टर्म का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म के साथ। यानी कि आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, अगर मीन प्रपोर्शन बोला, मान लो मीन प्रपोर्शन B स्क्वायर था तो B स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 16, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आप बोलो B इज इक्वल टू रूट ओवर 9 इंटू 16, ये स्क्वायर को उस साइड भेज दिए तो ये 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। मीन बीच वाला प्रपोर्शन क्या आ गया मेरा, 12। क्या ऑप्शन 12 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है, कहां से लिंक किए वो भी बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अ मैन डिपॉजिटेड 500 पर मंथ, मैन क्या कर रहा है, 500 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, कितने दिनों तक, 6 मंथ तक, ठीक है, एंड रिसीव्ड 3300 एज द मैच्योरिटी वैल्यू। एमवी कितना मिल गया मेरे को, 3300 मिल गया। अब इसको इंटरेस्ट कितना मिला था ये हमको बताना है। तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, करना कुछ नहीं, फॉर्मूला सबको याद होगा तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू का, जब रेकरिंग डिपॉजिट के केस में P इंटू 1 प्लस क्या होता है फॉर्मूला। देखो यहां पे एक तो चीज और समझना, ऐसे तो मैच्योरिटी वैल्यू का, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं, पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है रेकरिंग में P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100, ये R परसेंटेज में होता है इसीलिए बाई 100। अब आप इसको फाइंड कर सकते हो, बट ये अप्लाई कर सकते हो ना, पहला चीज तो यही दिमाग में आएगा, इंटरेस्ट फाइंड करने बोला, बट टाइम नहीं दिया हुआ है आपका, ना ही, अच्छा टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है, बट रेट नहीं दिया हुआ है आपका, ठीक, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, देखो 500 आपने 6 मंथ तक जमा किया ना, तो आप पहले ना फाइंड कर लो एक्चुअल में टोटल मनी डिपॉजिटेड, मनी आपने कितना डिपॉजिट किया, मनी डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू 500 इंटू 6 मंथ, यानी कि 3000 आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, ठीक है, और आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिला 3300 का, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 300 एडिशनल अमाउंट आया, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ यहाँ पे क्या यूज हुआ, कॉमन सेंस का यूज हुआ, ठीक है, कितना आपने जमा किया और कितना आपको मिला वो माइनस कर दो और बात खत्म। क्लियर है, यहां तक 5 क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द सॉल्यूशन सेट
ठीक है, द सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर लाइन इज, अब इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा क्या, देखना क्लियर समझना, ये 3 में एक कंप्लीट सर्कल बनाया हुआ है और ये सर्कल कंप्लीटली फिल्ड अप है, ठीक है, तो यानी कि क्या -3 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जब एम्प्टी सर्कल बनाते हैं, खाली सर्कल बनाते हैं, तो क्या 2 इंक्लूड होगा, नहीं होगा, ठीक है, जब भी एम्प्टी सर्कल रहे उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि तुम समझ लो कि इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 2, x क्या है 2 से छोटा है, इस तरफ है इसीलिए x क्या है 2 से छोटा है, हम लोग इक्वल्स टू का साइन नहीं देंगे, ठीक है, अगर ये कंप्लीट सर्कल रहता तब यहां पे इक्वल्स टू का साइन दे देते, ठीक है। अब देखो यहां पे x क्या बोल रहा है, ये x -3 से बड़ा है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन -3। अब क्या ये कंप्लीट सर्कल है, बिल्कुल कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल होने की वजह से हम क्या -3 को भी इंक्लूड करना है तो इक्वल्स टू दे देंगे, क्लियर है। और देखो बीच का सारा नंबर सारा है, बीच का सारा नंबर ये पूरा ही एक्चुअली में शेडेड है, ठीक है, तो ये क्या है रियल नंबर्स है, क्लियर है, बीच का अगर सारा नंबर मतलब 0 और 1 के बीच में भी जितना नंबर है सभी आएंगे आंसर में, ठीक है, तो ये दिस इज अ रियल नंबर, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड यहां पे मेरा ये बोल दिया कि x कहां से -3 से स्टार्ट होके 2 से एक कम तक रहेगा, यानी कि 2 तक रहेगा, -3 से लेकर के 2 तक, रेंज क्या हो गया -3 और 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन है देख लो बाबू, ऑप्शन नंबर ए, पहले ही में क्लियर, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, अगर इस हिसाब से एग्जाम में आ जाए तब तो बल्ले बल्ले तुम लोगों का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 1, 9 एंड 7, देन नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, क्या ही करना, क्या फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं है, आप देख लो 1 से 9 तक जाने में कितना का गैप है +8, 9 से 17 जाने में कितना का गैप है +8, तो 17 में और +8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 25, वेरी गुड, यानी कि दिस इज 25, अब 25 में प्लस और 8 ऐड कर दो यानी कि 33, यानी कि मेरा आंसर हो गया 25 एंड 33, ऑप्शन सी, विदाउट एनी फॉर्मूला, कॉमन सेंस रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जल्दी जल्दी डील कर लोगे, वो वेरी गुड। अब मेरे को बोला है बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एबीसी सिमिलर है क्यूआरपी से, जब भी सिमिलैरिटी से इस तरह का क्वेश्चन बोल देना, एक ट्रायंगल रफली ड्रॉ कर लो, ज्यादा समय नहीं जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बट क्लियर हो जाएगा, गलती होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। एक ट्रायंगल मान लो ए बी एंड सी, रफ पेज आपको अवेलेबल रहेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, घर से नहीं आपको दे दिया जाएगा रफ पेज, अच्छा घर में तो फिर रफ कॉपी में ही कर लोगे, ठीक है, हाँ तो कॉपी देख, रफ पेज तो रखोगे ही ना साथ में अगर ऑनलाइन है तो पहले से क्वेश्चन नहीं मालूम रहेगा ना तुमको, अब वो अब देख लेना अपना। आईसीएसई अगर एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो ऑनलाइन करवाएगा तो बहुत आराम से तुमको चीटिंग करने का ये तो नहीं देगा, ठीक है, अब जो भी रहे, अब उस पे चीटिंग के भरोसे मत रहो, सीधा सा बात है, DEF, चलो एक ट्रायंगल था मेरा एबीसी, एबीसी बना दिया और क्यूआरपी, ए से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्यू, यानी कि ऊपर ए रखे तो इसमें ऊपर क्या रखेंगे क्यू, बी से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है आर तो बी इधर है तो यहाँ पे आर, अब सी से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी तो यहाँ पे पी। अब मेरे को बताना है कि कौन सा सही है बाबू इसमें से, क्या अगर हम लोग लिखेंगे ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर सही है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, ए बी बाई क्यू आर, अब इक्वल टू बी सी बाई आर पी, बी सी बाई आर पी, ओहो तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे मैच कर गया। देखो अगर इस साइड बाई इस साइड की है तो यहाँ पे बी सी किसके साथ आएगा, आरपी के साथ ही आएगा, एकदम सही दिया हुआ है ये वाला आंसर, आगे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन हाँ ट्रायंगल जरूर फॉर्म कर लेना एक तो रफ में, ताकि क्वेश्चन को क्लियर कर सको अपने से, ठीक है। मान लो यही चीज बोल देता और बोल देता, बताओ बाबू कि एंगल
सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा, एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बताओ? ऑब्वियस सा बात है, एंगल पी। तो एक बार ट्रायंगल जब बना लोगे ना, उसी बेसिस पे एबीसी ऐसे रखे तो क्यू आर पी, जिस ऑर्डर में दूसरा नाम है उसी ऑर्डर में फिर लिखेंगे। उसके बाद तुम सब कुछ देख सकते हो कि कौन किससे कॉरेस्पॉन्ड करेगा। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, किससे बिलोंग कर रहा है? x, होल नंबर, ठीक है। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ -x ग्रेटर देन -7। देखो इसका सबसे पहला चीज बताए थे, दोनों साइड में माइनस है या x के तरफ माइनस है। अगर माइनस को काटना है, x को तो नेगेटिव नहीं लिख सकते, तो x से तो माइनस काटना ही होगा। तो x और 7 माइनस माइनस क्या कर दिए? काट दिए। अब क्योंकि दोनों का साइन चेंज हो रहा है, तो द ग्रेटर नंबर विल बिकम स्मॉलर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर विल बिकम द ग्रेटर नंबर। अच्छा, इसमें बहुत जन को कंफ्यूजन होता होगा ना, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे -2 बड़ा कि -4 बड़ा? ऑब्वियस सा बात है, -2 बड़ा। अब जब हम इसका साइन हटा के लिख देते हैं तो 4 बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लागू होता है। तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन 7 हो गया। अब इससे हमको आंसर बनाना है सॉल्यूशन सेट। तो देयरफॉर, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है x किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x होल नंबर से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 डॉट 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 4 5 6। क्या 7 को लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लेस देन बोला था। तो 0 से लेके 6 इज द करेक्ट आंसर। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बाबू। 10 में बोल रहा है मेरे को कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां दिया हुआ है और उसका एक रूट और 2 रूट दे दिया है। द रूट करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बहुत सिंपल है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कोई डिजिट होना चाहिए 1 से लेकर के 9 तक, 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 रूट्स तो तुमको पहले निकाल के दे दिया, 1.390। एक रूट मेरा क्या है? 1.390। एक सेकेंड ये क्लियर कर लेते हैं। अब मेरा यहां पे ध्यान दो, एक रूट मेरे को 1.390। अब 2 फिगर होना चाहिए, यानी कि ये डिजिट तो एग्जिस्ट करेगा 1, फिर पॉइंट है, ये डिजिट भी एग्जिस्ट करेगा, इसके पीछे का डिजिट हट जाएगा तो 2 फिगर तो आ गया ना मेरे को। हाँ बताओ मेरे को, ये ये आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहीं तक में आ जाएगा। बट नियम क्या है? अगर हम 9 से लेकर के उसके सारे पीछे तक का डिजिट को हटाना है, अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम लोग आगे क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। और अगर 5 से छोटा 4 या 4 से छोटा होता तो हम लोग कोई चेंज नहीं करते। अगर यहाँ पे 9 के जगह 4 होता तो हम लोग सीधा सीधी 1.3 लिख देते। लेकिन क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये 9 है तो हम लोग इसको हटाने के बदले आगे एक क्या करेंगे? दे करके आगे एक बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे। 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो आगे क्या हो जाएगा? एक जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1.4। 1.4 मेरा एक ही ऑप्शन में, तो दूसरा को चेक करने का जरूरत भी नहीं है मेरे को। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यानी कि देख लो, वैसे भी ये आ जाएगा 0 पॉइंट, दूसरा रूट भी चलो बता ही देते, 359। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है तो मेरे को 3 चाहिए होगा और 5 चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता, ठीक है। तो 0.3, अभी एक फिगर आया, क्योंकि इसको 9 को हटाना है मेरे को तो आगे एक चला जाएगा 0.36। देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये है, यानी कि 0.36 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन सी वाज करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत है तो बता देगा अभी। अब मेरे को अगला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? 1.5 3x आर इन प्रोपोर्शन देन x इज इक्वल टू। बहुत सिंपल है, याद होगा प्रोपोर्शनैलिटी में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशंस में है 1.5 और 8, और ये 3 और x क्या है? मीन पोजीशन में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि 3 इंटू एक्स
इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 8 कर दो। क्या किए, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, लिखने का जरूरत है नहीं। x इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 8 बाई 3, दैट इज ये आ जाएगा 0.5, ठीक है, यानी कि ये सॉल्व होकर के आ गया 440 पॉइंट, यानी कि 4 सीधा 4.0। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो कैलकुलेशन है, देख लो 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। बोलो हार्ड है क्वेश्चंस, नहीं बिल्कुल नहीं। इफ अगर बेसिक्स जान रहे हो तो कहीं पे भी हार्ड नहीं लगेगा तुमको, सिंपल लॉजिक। अब इफ अ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 देन द रिमाइंडर इज व्हाट। याद है रिमाइंडर निकालने का प्रोसेस, x जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 मान करके x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो x का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, वही हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर नहीं याद है तो हम तुमको करके दिखाते हैं जल्दी से। ये डिलीट ही करना पड़ेगा। देखो बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पे भी रुकने का जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, x प्लस 3 इज इक्वल टू, बोले थे 0 मान लो, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जा रहा है, x का वैल्यू कितना आ गया -3। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग x इज इक्वल टू क्या डालेंगे, -3 पुट करेंगे, वही हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल इज f(x) के जगह क्या डालना है मेरे को, -3, यानी कि ये 2 इंटू -3 का स्क्वायर, ठीक है, -7 इंटू -3, ठीक है, -1, ठीक है, यहाँ पे -3 है, सही है, ठीक है। ये 3 3 9 2 18 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 21 आ गया -1, यानी कि ये 21 से 1 गया तो 20, 38 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, बहुत मजा आएगा बनाने के समय, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, 73 इज द nth टर्म ऑफ द एपी। 73 क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी है और ये है एपी, देन n इज व्हाट, ठीक है। nth टर्म मेरा दे दिया है, क्या दे दिया है, nth टर्म। चलो फाइंड करते हैं, पुट करते हैं, an इज इक्वल टू 73 मेरा दे दिया। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर जहां तक याद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। फर्स्ट टर्म क्या है बाबू मेरा, बता सकते हो, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां से यहां तक कितना का इंक्रीज हो रहा है, +5, ठीक है, +5 इज द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत सिंपल है, यहां a के जगह पे 3 डालो, n मेरे को फाइंड करना है और d के जगह पे 5 डालो, दैट इज इक्वल टू 73। सॉल्व कर लो, n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देख लो क्या करना है मेरे को, ये पहले तो 3 यहाँ पे उधर जाएगा माइनस में, तो ये और ये 5n माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 3 वहाँ माइनस में गया तो 73 माइनस 3 70, यानी कि 5n इज इक्वल टू, ये +5 उधर चला गया यानी कि 75, तो n इज इक्वल टू 75 बाई 5 इज 15। तो n मेरा कितना है बाबू, 15th टर्म, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सिंपल, बोलो क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। अब रूट्स बताना है कि क्या है, ये एक तरह से नेचर ऑफ द रूट्स मेरे को फाइंड करने बोला है, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स याद है कैसे होता है, देखो बहुत सिंपल था, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है, अगर ये 3 केस हो सकता है, या तो डी 0 से लेस देन हो, या तो डी 0 के बराबर हो, या तो डी ग्रेटर देन 0। अगर डी मेरा लेस देन 0 है, अगर मेरा डी लेस देन 0 है तो नॉट रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं निकलता है, नॉट रियल। अगर मेरा डी के बराबर ये है तो रूट्स मेरा तो रियल तो होगा, और इसमें भी डी बड़ा है 0 से तभी रियल होगा, इसमें इक्वल रूट्स मिलेगा और इसमें अनइक्वल मिलेगा। अब देखो ये मेरा था नियम, ये मेरा रूल था, ठीक है, ये 3 रूल। अगर d लेस देन 0 होता है तो नॉट रियल,
रियल नहीं है तो आगे का डिस्कशन करना भी नहीं। अगर डी 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी मेरा अगर ग्रेटर है 0 से तो रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, इसमें ए क्या है, ए इज 1, बी इज 2 एंड सी इज 1। एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए बोलते हैं, एक्स के आगे वाला को 2 बोलते हैं, और सी का कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि हम लोग डी फाइंड कर लेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, यानी कि 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 0। क्या आ गया मेरा डिस्क्रिमिनेंट? 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तुमको अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो ये मुझे तो समझाना पड़ रहा है, लेकिन अगर तुमको पता रहेगा कॉन्सेप्ट तो आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। नॉट ट्रू मेरे को बोला है क्वेश्चन में, कौन सा चीज इसमें सही नहीं है। ठीक, अब ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स। सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। हो सकते हैं, देख लेते हैं। ऑल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, याद है? 0 1 1 0। ठीक है, या तो इस तरह का होगा, देख लो 1 0 0 1, या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह का और भी चला जा सकता है। देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो ट्रू है, ट्रू, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल मेरे को 1 नहीं आएगा। देख लो, जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल मेरा 1 नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा, ऑल नल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स हो? अच्छा क्या बताओ, ये एक नल मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स था? नहीं, तो ये तो गलत हो गया, दिस इज फॉल्स वन। ठीक, अब फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या देखते हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। जैसे ये 2 इंटू 2, इसमें 3 इंटू 3, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये तो ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अ स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose element except those in the leading diagonal, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल एक ही चीज होता है, अभी पता है ये मेरा लीडिंग डायगोनल है, आर 0 इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें whose all element except in the leading diagonal are 0 is called diagonal matrix, बिल्कुल हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में शायद नहीं पढ़े होगे बुक में। ठीक है, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स 1 हो जाए तो तुम्हारा तो यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स 1 ना रहता, कोई भी नंबर हो सकता था, 2 3 4। ठीक है, जैसे इस तरह का मान लो 2 0 0 0 1 0 0 0 5। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ करके सभी चीज 0 है, तो इस तरह का केस को आइडेंटिटी भी तो नहीं बोल सकते, हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये भी ट्रू है। मेरे को क्या पूछा था, मेरे को बोला था कि बताइए विच इज फॉल्स, तो ऑप्शन बी वाज द फॉल्स वन। 1 रहता तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स अगर डायगोनल 1 है तो उसको आइडेंटिटी भी बोल सकते। 1 1 1 रहता तो ये तो देखो ना, अगर 0 बाकी सब 0 नहीं रहता तो नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाएगा, फिर कोई अलग सा डायगोनल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाने का बात ही नहीं आएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। x - 2 अगर इसका फैक्टर है, बोल दिया देखो फैक्टर, तो k का वैल्यू फाइंड करके बताइए। फैक्टर में रिमाइंडर में कुछ रिमाइंडर बचता है, फैक्टर में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बटा सन्नाटा।
ठीक है, तो सीधा सा बात है, कुछ फैक्टर नहीं बचाना है मेरे को, यानी कि उसको हम लोग 0 लिख देंगे। चलिए, थोड़ा सा बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था, कुछ नहीं, देखो क्या करना है, अगर एक एक्सप्रेशन दे दिया, एक पॉलिनोमियल दे दिया है और वो बोल रहा है कि तुम्हारा एक गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो क्या करेंगे, इसको 0 मान करके x का वैल्यू निकाल लिए। ऐसे भी पता, देखो ये तो बच्चा वाला टेक्निक है, तुम लोग को पता होना चाहिए कि x के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज करके बस उसको पुट कर देना उस इक्वेशन में। इतना करने का नहीं एग्जाम में, अगर -2 है तो +2 लेंगे, अगर +2 रहता तो -2 लेते, ठीक है। और वो इक्वेशन, क्योंकि फैक्टर बोला है, फैक्टर बोला है तो याद रखना f(x) मेरा 0 आएगा। कब 0 आएगा, जब हम लोग f के जगह पे +2 डालेंगे तो मेरा ये 0 आ जाएगा। अब x³ प्लस 2x² -13x प्लस k इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, x के जगह 2 डाल लो, 2³ प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर -13 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया 2 का क्यूब आ गया 8 प्लस ये भी 8 -26 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब ये 16 -26 कितना आ जाता है, -10 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू +10, यानी कि k का वैल्यू कितना आया मेरा 10, यानी कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे देख लो, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10। 16 क्वेश्चन हमारा लमसम 30 मिनट्स के ओवरऑल टाइम में खत्म किए, वो भी जब मेरे को एक्सप्लेन करना था तब। ये 16 क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको टारगेट लेके रखना है कि 8 मिनट में या 16 क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 8 मिनट का टारगेट सेट करके ये 16 क्वेश्चन बनाओगे। अगर सैंपल पेपर अभी से बनाना स्टार्ट नहीं किए हो तो इट्स टाइम कि अब तुम लोग स्टार्ट कर दो, और ऐसे स्टार्ट नहीं करना, घड़ी ले करके सामने स्टॉप वॉच लगा करके सेट करके बनाना है। और जब भी मार्क्स खुद से चेक करोगे कि हम लोग कितना क्वेश्चन सेक्शन ए कितना देर में खत्म किए, कितना मार्क्स आया, उसके साथ लिखना टाइम कितना लगा था, ठीक है। ये आदत बना लोगे, लाइफ में कहीं दिक्कत नहीं आने वाला, बहुत सिंपल है। सेक्शन ए हमारा हुआ खत्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, सेक्शन बी में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 6, ठीक है, और हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो अगर 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है तो 12 मार्क्स आपका यहां उठेगा, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 17, चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला, अ मैन डिपॉजिटेड ₹1200 इन अ आरडी अकाउंट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर को कभी भी 1 में मत रखना, मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना। ये 1 ईयर कितना है, 12 मंथ एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रेट भी दिया हुआ, द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम ऑन मैच्योरिटी। अब यहां पे जिस फॉर्मूला का बात कर रहे थे ना वो लगेगा, ठीक है। अब जिस फॉर्मूला का बात कर रहे थे वो मेरे को लगाना है, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100, ठीक है। यहां पे ये एक्चुअली 100 है। अब प्रिंसिपल कितना था, 1200 इंटू रेट कितना, n कितना था 12, और 12 इंटू 12 प्लस 1 कितना आ जाता है, 12 इंटू 13 बाई 12 इंटू 2 इंटू 12, रेट कितना है 5/100। ये 12, ये 2 0 कटा और ये 12 भी कटा, ठीक है। ये 2 6 यानी कि आंसर कितना आ गया 390, 330 रुपीज, 390 रुपीज का मेरे को इंटरेस्ट मिला। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अगर इसी में मैच्योरिटी वैल्यू बोल देता 390 तो मेरा आ गया, इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला में लगाए।
अगर मेरे को इसी में मैच्योरिटी वैल्यू बोल देता तो बाबू देखो क्या होता, हम लोग कितना पैसा जमा किए, 1200 हम लोगों ने कितना 12 महीना तक जमा किया, यानी कि 14400 इतना मैंने जमा किया, ठीक है, ये मेरा डिपॉजिटेड अमाउंट था, और इसमें 390 ऐड करते जो इंटरेस्ट आया, यानी कि 14790, आंसर 14790 भी ऑप्शन में अवेलेबल था, लेकिन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है हमको। यहां पे बोल क्या रहा है, इंटरेस्ट अर्न। अब आप इंटरेस्ट में मैच्योरिटी वैल्यू लिखोगे या इंटरेस्ट लिखोगे, ऑब्वियस सा बात है इंटरेस्ट लिखोगे। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में मेरे को बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 4 इसका फैक्टर है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देन द फैक्टर्स आर, सारा फैक्टर्स आपको बताना है। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा रूल, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। कैसे करेंगे देख लो, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, उसका एक फैक्टर गिवन है। एक फैक्टर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 गिवन है शायद। क्लियर है? देख लो क्वेश्चन, यहाँ पे एक फैक्टर मेरा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एक फैक्टर गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब इसको मेरे को क्या करना है, सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के बराबर लाने के लिए मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स, सिंपल है, एक्स मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 4x आ रहा है, क्या ये इसके नीचे बैठेगा, नहीं, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, लाइक टर्म्स के नीचे बैठता है, यानी कि माइनस 4x यहाँ आएगा, ठीक है। मेरे को क्या करना है, साइन चेंज, ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल्ड आउट, ये माइनस प्लस कैंसल्ड आउट, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, जो बचा वो लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मेरे पास बच गया। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से बराबर करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, +1, यानी कि ये एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस 4 इंटू +1 इज -4, क्या होगा, साइन चेंज करोगे, ठीक है, ये टोटल कट गया, यानी कि 0, मेरा एक फैक्टर निकल गया। बट तुम देखोगे x +1, तुम देखोगे वो ऑप्शन में है ही नहीं, x +1 तो भले है, ठीक है, लेकिन बाकी दूसरा भी नहीं है। तो एक कॉमन सेंस देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी तो स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका फैक्टर्स क्या क्या आ रहा है एक बार देख लो, लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x +1 आया था मेरा पीछे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉलिनोमियल आ जा रहा है मेरा। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और स्प्लिट होगा, कैसे स्प्लिट होगा देख लो, ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, ये बाहर है, उसको कुछ नहीं करना। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी और साथ में जो x +1 है उसको। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा, x +2, x -2 और x +1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी इनटू में है। सिंपल समझ में आया? देखो x -2 x +2 इसमें था, लेकिन यहाँ x -1 था, इसके वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पे x -2 x -2 दोनों ही x -2 में था, इसीलिए ये गलत हो गया। इसमें भी दोनों x -2 में था, तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है बाबू कि मेरा आर्टिकल दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दे दिया है, आपको बताना है टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल। कितना आपको टोटल अमाउंट पे करना है, कुछ नहीं, एक बॉक्स एक्सटेंड कर लो, ठीक है, यहां पे आप लिख लो जीएसटी का वैल्यू, यहां पे ये रेट दिया हुआ है तो यहां पे जीएसटी निकाल लेना, और यहां पे फाइनल प्राइस, ठीक है, फाइनल प्राइस निकाल लेना। ऐसे बनाने का जरूरत नहीं है, आप रफ में भी कर सकते हो, अभी आपको समझाने के लिए कर दे रहे हैं। 12% ऑफ 30 कितना आता है, 12% ऑफ 30 12/100 इंटू 300, सॉरी, ठीक है, ये 100 खत्म, 36 आ गया, जीएसटी कितना निकला
36। ठीक, अब 5% ऑफ 1200 कितना आता है? 5/100 इंटू 1200, 20 खत्म, 60। ठीक है, 60। यानी कि ये 300 का चीज 36 जीएसटी लग के 336 में बिका, और ये 1200 का चीज 60 रुपीज जीएसटी लग के 1260 में बिका। सिंपल। अब टोटल अमाउंट बोला था मेरे को फाइंड करने, क्या कर दिए? 6951। फाइनल अमाउंट, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 1596। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बोलो, है सिंपल। क्या करना? कुछ नहीं, जीएसटी से इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट जीएसटी कैलकुलेट करो और ऐड कर दो, या फिर इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, चारों को एक साथ ऐड कर दो, देगा। जीएसटी से थोड़ा सा इजी ही टाइप का उम्मीद है क्वेश्चन देने का। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे टेस्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखिए, ये एक मेरा लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है बाबू, लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं ना। 3 इक्वेशन एक साथ दिया होता है, एक बार इन दोनों को लेंगे, फिर एक बार इन दोनों को लेंगे। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बार -8 लेस देन इक्वल्स टू x - 7, और एक बार x - 7 लेस देन -4। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक बार 8 को हम बीच वाले के साथ ले लिए और एक बार बीच वाले को लास्ट वाले के साथ ले लिए और सॉल्व करके आंसर फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा -8 + 7 लेस देन इक्वल्स टू x, तो यानी कि ये आ गया -1 लेस देन इक्वल्स टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 4 + 7 दैट इज x इज लेस देन 3। अब मेरे को इससे क्या करना है, एक सॉल्यूशन सेट बना लेना है। x सच दैट x, यहां पे और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां पे दे दिया है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x मेरा -1 के बराबर और छोटा है और 3 से -1 से बड़ा है और बराबर है और 3 से छोटा है। ये मेरा सॉल्यूशन सेट निकल गया। तो इससे हम लोग फाइनल x का वैल्यूज निकाल सकते हैं। कहां से स्टार्ट करोगे? इंटीजर है तो -1 को लोगे या नहीं लोगे? बिल्कुल लोगे। ठीक है, -1, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा क्या? नहीं। क्यों? 3 बराबर नहीं है, यानी कि ये मेरा हो गया सॉल्यूशन सेट। -1 0 1 2, -1 0 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। बहुत अच्छा से सिंपल समझ में आया क्या करना है? दोनों को एक बार सॉल्व करके एक साथ एक सिंगल सेट बना लो और उसे वैल्यूज फाइंड कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे बोल दिया है, अब ये तो एकदम परोस के दिया गया थाली में क्वेश्चन है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। अगर कोई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में a/b = c/d होता है तो हम लोग एक बार प्लस के साथ ऊपर नीचे लिखते हैं और एक बार माइनस के साथ। यही चीज यहां पे भी c + d और c - d, दिस इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इन शॉर्ट क्या किए, एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्लस में और नीचे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस में। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस में। ठीक है, तो देखिए कौन सा सम आपको इस तरह से दिख रहा है? चलो ये 5a + 7b 5a - 7b, ये तो सही है बाबू। ठीक है, लेकिन यहाँ 4c - 3d आ गया, तो क्या ये गलत कर दिया इस ऑप्शन को? चलो ये यहाँ पे तो ऊपर वाला ही नेगेटिव है, गलत। ठीक है, 5a + 7b / 5a - 7b सही है। दूसरा वाला देखो 4c + 3d / 4c - 3d, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। समझ में आया क्या करना है? देखो इसी तरह से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सिर्फ कॉम्पोनेंडो, सिर्फ डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, ठीक है, और इन्वर्टेंडो, ये सब का भी देख लेना। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे इसी तरह से आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 का देखो। यहां पे मेरे को बोल दिया
ए का मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ये है। अब मेरे को ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको भी मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूजन होता था वो अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। करना क्या है मेरे को, बहुत सिंपल है। देखो ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर बोला है, ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए बोल सकते हैं कि नहीं। ए मेरा दे दिया है 2 0 -1 7, 2 0 -1 और 7। अब इसको इसी के साथ यानी कि 2 0 -1 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है मेरे को, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या होता है प्रोसेस, ये इस तरह से जाता है, ये ऐसे और ये ऐसे फॉलो करता है। मतलब ये आगे वाला 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, फिर 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1। ये एक एलिमेंट बनाएगा, फिर 2 को 0 के साथ, फिर 0 को 7 के साथ, ये दूसरा एलिमेंट बनाएगा, ठीक है। यही ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम लोग अपना मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। 2 into 2, this one goes with this one plus this into this, 0 into -1, ठीक है। ये एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट बनाया। अब यही चीज इसके साथ 2 into 0 प्लस 0 into 7, ये मेरा दूसरा एलिमेंट बना दिया। अब यहां नीचे आ जाते हैं, -1 2 के साथ और 7 -1 के साथ, -1 into 2 प्लस 7 into -1, वेरी गुड। अब ये -1 into 0 प्लस 7 into 7, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये तो 0 ही आएगा ना भैया, 0 के साथ ये ओके, तो यानी कि 4 आ गया। ये 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, और 0 7 ज़ा 0, 0 प्लस 0 इज 0, -2 आ रहा है और ये -7 आ रहा है, कितना आ गया सॉल्व होकर के, -9। ये तो 0 हो गया और ये 49, यानी कि 4 0 -4 और 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, ऑप्शन नंबर डी, देख लो। अरे बी, तुम लोग डी बोले हमको बी सुनाई दिया, बी बोले हमको डी सुनाई दिया। 4 0 -9 और 49, कौन बोल रहा था ये, जो भी बोला था अपना कैलकुलेशन सुधारो। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार ऐसे और ऐसे जाना है मेरे को, तुम डायरेक्टली कर दोगे तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और मैट्रिक्स का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना बाबू, मल्टीप्लाई वैसे ही होता है, वो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या सिंगल नंबर रहता है बाहर, ठीक है। मान लो यहाँ जैसे 2 है और 1 0 5 7, तो ये 2 क्या हो जाएगा, दोनों से सभी के साथ, यानी कि 2 1 2, 2 0 0, 2 5 10, 2 7 14, ये इस तरह से इसमें फॉलो होता है। समझ रहे हो बात को, नहीं होता है बाबू, कॉन्सेप्ट एक बार पहले रिवीजन करो और उसके बाद ये चीज क्लियर होगा। चलो चलिए, तो हम लोगों ने सेक्शन ए सेक्शन भी खत्म कर लिया। अब अपने आते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, ठीक है। आखिरी सेक्शन में हम लोगों ने क्वेश्चन, सेक्शन सी में हमारा 12 नंबर का सेक्शन है ये, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 24 25 26, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स एच, ठीक है, जहां तक याद है, सॉरी 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको यहां पे देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी बाय रोड इज 240 किलोमीटर, ठीक है, एंड बाय ट्रेन इट इज 300 किलोमीटर। बाय रोड अगर हम लोग बाय कार से जाते हैं, ठीक है, तो 240 किलोमीटर मेरे को पड़ता है डिस्टेंस, और बाय ट्रेन जाते हैं तो 300 किलोमीटर पड़ता है मेरे को, ठीक है। सबसे सिंपल वे क्या है, आपको किस तरह से इसको करना है देख लो। पहले आप यहां पे लिख लो कार, यहां पे लिख लो ट्रेन, ठीक है, ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब कार और ट्रेन आप लोगों ने लिख लिया सिस्टम। अब देखो डिस्टेंस कितना मेरे को बोल रहा है, कार से जाने में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 240 किलोमीटर, और ट्रेन से जाने में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 300 किलोमीटर। अब बोल दिया है कि जब हम लोग कार से जाते हैं तो x किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है मेरा,
यानी कि स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं तब उसका स्पीड 20 किलोमीटर ज्यादा होता है, मोर देन द स्पीड ऑफ कार। यहां पे समझना 20 किलोमीटर पर आवर नहीं बोल रहा, मोर देन, यानी कि जो कार से स्पीड चल रहे थे उसमें 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ज्यादा, यानी कि x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेरे को ट्रेन से लग रहा है। ठीक, अब मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ कि टाइम क्या हम इसमें निकाल सकते हैं कि कितना आ रहा है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 240 बाई एक्स। और क्या इसका टाइम निकाल सकते हैं? 300 वही डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया क्या किए? बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरे को बताओ द टाइम टेकन बाय कार टू रीच स्टेशन बी क्या हो जाएगा? 240 बाई एक्स। अब दूसरा बोल रहा था टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच स्टेशन ए, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, 300 बाई एक्स प्लस 20। सिंपल था, दो क्वेश्चन तो ऐसे ही, एक बार अपना फ्रेमिंग कर लो तैयार और उसके बाद सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला इफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 1 आवर लेस देन द कार। समझना, अब यहां पे एक साथ हम लोग इक्वेशन फ्रेम करेंगे। कार से कितना लगा? 240 बाई एक्स, और ट्रेन से कितना लगा? 300 बाई एक्स प्लस 20। अब बोल रहा है टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 1 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय कार। ठीक है, ट्रेन का टाइम, ये जो ट्रेन का टाइम है ये 1 घंटा कम लगा, तो क्या अभी इक्वल्स टू लिखना सही होगा मेरे लिए? अभी तो दोनों इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये टाइम 1 घंटा कम है, ये टाइम क्या है? 1 आवर लेस है। तो इक्वल्स टू करने के लिए हमको जो नहीं, हम लोग अगर इधर -1 कर देंगे, कार का टाइम को अगर 1 घंटा लेस कर देंगे तो क्या ट्रेन के टाइम के बराबर हो जाएगा? मान लो तुमको क्वेश्चन बोला है, समझो, अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो समझो, तुमको कार से जाने में 4 घंटा लगता है, ठीक है, और ट्रेन से जाने में तुमको लगता है 3 घंटा, 3 आवर्स लगता है। ठीक है, तो क्या तुम 4 = 3 लिख सकते हो? ये कार का टाइम, ये ट्रेन का टाइम। इक्वल्स टू कब होगा जस्टिफाइड? जब यहां -1 लिख देंगे, जो ज्यादा लग रहा है टाइम उसमें 1 घटा दो। कार से ज्यादा लग रहा था टाइम तो उसमें 1 क्या कर दिए हम लोग? माइनस कर दिए। या फिर -1 इधर करो या तो उधर +1 करो, बात एक ही है। जिसमें या फिर हम लोग माइनस यहां पे 1 करो या ट्रेन का टाइम में 1 बढ़ा दो, तो जिधर भी करो बात तो वही है। चलो अब इसको, ये एक बार इक्वेशन तो मेरा सेट हो गया, उसको सॉल्व करना है मेरे को। ये 240 माइनस एक्स बाई एक्स आ जाएगा और ये 300 बाई एक्स प्लस 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये x प्लस 20 इधर चला जाएगा। ये नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 240 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 300 इंटू एक्स। ये x यहाँ इंटू में चला आया। अब देखिए क्या करना है, 240 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 240x प्लस 480, 240 दोनों के साथ, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 20x इज या आ गया, हाँ ये 4800। ठीक है, और ये 300x आ गया। ठीक है, अब सबको एक तरफ कर दो बाबू, ये 240x माइनस 20x, ये आ गया 220x, और ये 300 को भी इधर बुला लेंगे, माइनस 300x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4800 यहाँ पे पहले से है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? माइनस 80x प्लस 4800 इज इक्वल टू 0। माइनस 300 और प्लस 220 माइनस 80 आता है। ठीक है, अब देखो क्योंकि x कभी भी माइनस में नहीं रहना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे से माइनस तीनों से कॉमन निकाल देंगे, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस 80x हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब तुम समझ लो -1 हम लोग जब कॉमन निकाले, तो हम लोग जब -1 कॉमन निकाले तो वहाँ डिवाइड में भेज दिए तो कहानी खत्म हो गया उस -1 का। ये
तो एक्स स्क्वायर प्लस 80x माइनस 4800, कौन सा ऑप्शन सही है बताएगा मेरे को? एक्स स्क्वायर प्लस 80x, एक्स स्क्वायर प्लस 80x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। देखो किस हिसाब से फ्रेम किए, सबसे पहले यहाँ कार ट्रेन का अलग अलग केस बना लिए और उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों ने सेट कर लिया और सॉल्व कर लिया। हाँ, या तो -1 इधर लिखो या तो +1 उधर लिखो, बात एक ही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? अब आखिरी, स्पीड ऑफ द कार इज, कार का स्पीड को हम लोगों ने क्या लिया था? x लिया था। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? या तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का दो तरीका, स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हो या फिर श्रीधराचार्य मेथड से कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी जिसको बोलते हैं, ठीक है? या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी उसको बोलते हैं। अब ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम स्प्लिटिंग मेथड से कर दे रहे हैं। 4800 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 120 और 40। 120 इंटू 40 मेरा आता है 4800। तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 40x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब ये आगे का दो टर्म से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 120 आ गया यहाँ पे, इसमें से माइनस 40 कॉमन निकलेगा, x प्लस 120 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है? यानी कि मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है x प्लस 120 इंटू एक्स माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक बार x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक बार x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है? सिंपल सा बात है, जीरो प्रोडक्ट रूल सबको पता होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट जब जीरो होता है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा या तो दोनों ही जीरो होगा। तो हम लोग एक एक करके दोनों को जीरो लेकर के x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 120 आ गया, ये तो नॉट पॉसिबल, ठीक है? ये पॉसिबल होगा ही नहीं, माइनस में स्पीड क्या माइनस में जा सकता है? कभी कार चलाए हो माइनस 120 के स्पीड से, ठीक है? नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है? यहाँ पे दूसरा है x इज इक्वल टू 40, यानी कि ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। हो गया मेरा 4 नंबर आराम से मिल गया मेरे को। 40 में 40 स्कोर कर सकते हो, ऐसा पेपर है, ठीक है? इसी टाइप का आएगा, ठीक है? इसी टाइप का अगर आईसीएससी रिलीज किया है तो उसमें थोड़ा तो भरोसा तुमको होना चाहिए। 10 साल से जब उसी पे पढ़ रहे हो तो स्कूल पे भले भरोसा मत करना, लेकिन बोर्ड पे कर सकते हो। चलिए आगे का क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे को बोल दिया AB इज पैरेलल टू QR। यहां पे देख लो, एरो से इंडिकेट कर दिया, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। थोड़ा सा शांति रहेगा। अब ये लाइन यहां पे इससे पैरेलल है, कोई दिक्कत है यहां पे? अब मेरे को इसमें क्वेश्चन पूछा, यूजिंग द गिवन डायग्राम फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ARQ। ARQ है कहां बाबू? देखो ARQ, इस ट्रायंगल से सिमिलर कौन सा ट्रायंगल बनेगा? बुक में ही देखो, ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है? तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा? दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर इधर का एंगल और इधर का एंगल बता रहे पैरेलल, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होता है। देख लीजिए, ये एक दो पैरेलल लाइन है, बीच में ट्रांसवर्सल गया हुआ है, ये एंगल इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, ठीक है? अब दूसरा चीज, क्या उसी तरह से ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा? नहीं, ठीक है? ये यहां पे नहीं, ये नहीं होगा। ऐसे हो सकता है बट अभी इसको नहीं यूज करेंगे हम। ये वाला यूज कर लेते हैं ना, ये कॉमन एंगल, ये ARQ का भी हिस्सा है और मेरा ORC का भी हिस्सा है। तो क्या मेरे को ARQ का सिमिलर ORC मिल गया कि नहीं मिला? बोलो किसको नहीं समझ में आया ये? ठीक है, देखो ये ट्रायंगल जो था मेरा,
ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलर होगा। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से समझिए, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो दो एंगल जब इक्वल मिल गया तो मेरा आराम से ये दोनों ट्रायंगल को ARQ किससे हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, ORC, ऑप्शन ए ORC से सिमिलर हुआ है वो भी है। ये भी एक तरह से हम बस यूज नहीं करना चाह रहे थे, ये आराम से तुम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो ये भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रांसवर्सल ये हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया? ORC, सबसे पहले तुमको ट्रायंगल क्लियर हुआ? देखो इसको एक बार हम रिपीट कर सकते हैं तुम लोगों के लिए, सुनो। देखो तुमको ये ट्रायंगल पे फोकस करना है और ये ट्रायंगल, ठीक है, और तुमको दूसरा वाला इस ट्रायंगल पे फोकस करना है। ये दोनों ट्रायंगल तो दिख रहा है ना। अब देखो यहां पे सीधा सा बात समझो कि ये एंगल जो है ये ORC में भी है और ARC में भी है, कॉमन एंगल। दूसरा ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या था, पैरेलल था, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में देखो ये पैरेलल लाइन के एक तरफ है और ये भी उसी पैरेलल लाइन के ये ऊपर तरफ और ये ऊपर तरफ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। उसी तरह ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाता है, हम तो तीन दिखा दिए, जब कोई दो एंगल भी कोई दो ट्रायंगल का इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो पूरा ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। यानी कि ARQ से ORC मेरा सिमिलर है। चलता बोले ना, तुमको तीनों के साथ हम दिखा दिए, तुम कोई भी दो यूज करो, सिमिलैरिटी में एंगल का ही मायने रखता है बस। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, PQR और BCR भी क्या है, PQR कहां पे है देखो, अब इसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब PQR मेरा ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, पूरा ट्रायंगल है, और BCR भी सिमिलर है, BCR के साथ वो सिमिलर है। BCR कौन सा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर बोल दिया बिना कोई डाउट के। अब समझना कौन सा रूल से बोल रहा है, देखो क्या ये एंगल PQR का भी हिस्सा है और BCR का भी हिस्सा है, कॉमन मिल गया मेरे को। अब दूसरा चीज, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, अभी जस्ट बताए थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो बस दो एंगल मेरे को मिल गया, काम खत्म। कौन सा रूल से ये हुआ इक्वल, सिमिलैरिटी का कौन सा रूल से हुआ, एंगल रूल। दो एंगल हम यूज किए हैं, तो ये तुम्हारा एंगल रूल। ऐसे एंगल नहीं होता, दो ही में हो जाता है मेरा, तो इसलिए एंगल रूल ही इसको मानेंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि दो एंगल का यूज किए तो एंगल रूल। चलो अब तीसरा क्वेश्चन इसमें, QC CR और BR तीन से ये सब का लेंथ दिया हुआ है। QC मेरा दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस वन इज 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करने बोला है RP। अब मेरे को कौन सा फाइंड करने बोला है, RP। देखो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर था तो हम लोग इसे ये निकाल सकते हैं, PQ नहीं दिया हुआ है, PQ मेंशन नहीं है, PQ को छोड़ दो।
ऐसे हम सभी बता देते हैं, पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर बाई सी आर, क्यू आर बाई सी आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी आर इज इक्वल टू पी आर बाई बी आर। ठीक है, इसमें से ये दोनों ही नहीं दिया हुआ है तो भूल जाओ। ठीक है, इसमें से ये दोनों ही क्या है, नहीं गिवन है। क्यू आर मेरा दे दिया है, क्यू आर मेरा नहीं दिया हुआ है, तुमको क्यू आर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ना ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो मेरा टोटल क्यू आर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो गिवन तो है ही एक तरह से, ये हम लोग 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। सी आर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। पी आर मेरे आरपी या पी आर मेरे को फाइंड करने बोला है, ये नहीं लिखेंगे। बी आर मेरा कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो पी आर इज इक्वल्स टू 30/4 आ जाएगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, 30/4 दैट इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही आया, ऑप्शन सी। समझ रहे हो कैसे आया? ठीक है, बस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का सारा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दे दिया है मेरे को तो उसका सारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो बस उसी में से जो गिवन था उसका यूज करके निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है पी क्यू इज टू बी सी। पी क्यू कहाँ है बाबू, पी क्यू मेरा ये रहा पी क्यू, ये पी क्यू और मेरा ये रहा बी सी, इसका रिलेशन मेरे को बताना है। ऑब्वियस बात है, देखो यही चीज मिसिंग था ना, पी क्यू बाई बी सी मिसिंग था ना, तो ये अगर 10/4 है तो ये भी तो 10/4 होगा, ये भी तो, ये कट के एक्चुअली कितना आ रहा है 5/2। ठीक है, तो देखो ये भी कट, ये भी 5/2 आएगा, ये भी 5/2 आएगा और ये भी कितना आ जाएगा 5/2, सभी रेशियो बराबर होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 क्वेश्चन हमारा हुआ समाप्त यहाँ पे। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, द nth टर्म ऑफ द जीपी इज 3n+1। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। nth टर्म मेरा बोल दिया है an इज इक्वल टू 3n+1। nth टर्म क्या बोल दिया 3n+1। अब मेरे को बताना फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। कुछ नहीं, क्या करो n के जगह पे 1 पुट कर दो, तो 3 × 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब इसी में ये मेन मेरा इक्वेशन हम लोग निकाल लिए। अच्छा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब n के जगह क्या लिए 2 लिए सेकेंड टर्म निकालने के लिए, तो यहाँ पे भी n के जगह 2 डाल दो, दैट इज 3 × 6 + 1 इज 7। a3 कितना हो जाएगा मेरा 3 × 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ मेरा बाबू बताओ, ऑप्शन नंबर 4, 7 और 10 यानी कि ऑप्शन डी। कॉमन डिफरेंस बताना है, कितना का गैप आ रहा है 3 का गैप आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी। अगर एपी वो किसका टर्म है या नहीं है वो चेक करना है, तो उस तरह उसको कैसे चेक करते हैं देख लो। हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म 25 डाल के चेक कर लेंगे, एक एक करके सारा ऑप्शन डाल के चेक करो। मेरा nth टर्म बोल दिया ना 3n+1। ठीक है, अब अगर इसको 25 डालते हैं, ठीक है, तो 3n इज इक्वल टू 24, ये -1 उधर चला गया, -1 उधर चला गया, तो n इज इक्वल टू 8 आ गया। तो n का वैल्यू जब आ रहा है तो क्या 25 कोई nth टर्म है, हाँ n होगा क्योंकि n का वैल्यू आया है। अब क्या करो 27 डाल के चेक करो, 3n+1 इज इक्वल टू 27, तो 3n इज इक्वल टू कितना आ गया, ये -1 हुआ तो 26, n इज इक्वल टू 26/3। क्या n मेरा एग्जैक्ट नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये 27 ये ट्रू नहीं है, यानी कि इट इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 27। बोलो कोई दिक्कत। हम लोग क्या कर दिए, जो इक्वेशन दिया हुआ था वही डाल करके चेक कर लिए, 3n+1 डाल करके उतना चेक कर लिया। अगर n का वैल्यू एग्जैक्ट आया तो वो टर्म होगा उसका हिस्सा, अगर n का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आया तो जो टर्म लिए थे वो नहीं होगा उसका हिस्सा, उस एपी का हिस्सा वो नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। बहुत सिंपल है बाबू,
फर्स्ट टर्म मेरे को दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी +3 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n कितना है 10/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना था 4 प्लस n कितना था 10 माइनस 1, डायरेक्ट इसको 9 लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू और डिफरेंस कितना आया था 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये 5 और ये 8 और ये 27 कितना आ जाता है 35, यानी कि 5 5 25 का 5 हाथ में 2 5 3 15 175। फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू कितना आ गया मेरा, फर्स्ट 10 टर्म्स का वैल्यू 175। बाकी पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, कहीं कहीं इसमें दिमाग लगा, ठीक है, चेक करने वाले इशू में, और बाकी सब जगह फॉर्मूला का काम हुआ। और इस तरह से हमारा पूरा स्पेसिमेन पेपर हुआ सॉल्व। एक बार अच्छे से स्पेसिमेन पेपर को अपने से टाइम ले करके देखना किस स्पीड से तुम सॉल्व कर पाते हो, और सारा सैंपल पेपर जितना टाइम लिमिट के साथ सॉल्व कर पाओगे उतना बढ़िया। और एक बार पैटर्न देख लो किस तरह से कहाँ शॉर्टकट्स लेना है और कहाँ शॉर्टकट्स पता होते हुए भी नहीं लेना है, जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो वो तुमको पता होना चाहिए। अब सिर्फ मार्क्स का बात नहीं है, अब सच में आईक्यू लेवल का बात है कि तुम्हारे अंदर कितना आईक्यू लेवल है, तब तुम्हारा एग्जाम अच्छे से क्रैक हो पाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाकी बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, सी यू एंड कीप स्टडिंग एंड कीप अचीविंग।